गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। कल हम लोग प्रकाशिकी अभिक्रिया लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिकी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अप्रकाशिकी अभिक्रिया यह हरित लौह के स्टोमा में होने वाली एक जटिल रासायनिक अभिक्रिया है जिसका खोज ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए इसको ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है तथा बाद में चल करके केल्विन ने इसका एक निश्चित चक्र बनाया जो कार्बन का अलग आइसोटोप्स समस्थानिकों का उपयोग कर ट्रेसर विधि द्वारा इसके चक्रण के बारे में खोज किया। यह अप्रकाशिकी अभिक्रिया स्टोमा में प्रकाश की अनुपस्थिति में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके अंतर्गत प्रकाशिकी अभिक्रिया के दौरान अंतिम उत्पाद जो NADP बना होता है वह एटमॉस्फेयर से लेकर के राइबोलूज 1,5-बाइफास्फेट CO2 और H2 के साथ क्रिया कर 3 कार्बन वाले 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करते हैं। इसको हम लोग रिएक्शन के द्वारा दर्शा सकते हैं। अर्थात राइबोलूज 1,5-बाइफास्फेट प्लस 6CO2 प्लस H2, इसको हम लोग बोलेंगे यह हाइड्रोजिनेशन क्रिया के द्वारा 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड इसको 3PGA संक्षेप में हम लोग कहते हैं। ये जो है फर्स्ट रिएक्शन के दौरान ये बनता है और इस अभिक्रिया के अंतर्गत बनने वाला सबसे प्राथमिक उत्पाद होता है। एक बार और सुन, अप्रकाशिकी अभिक्रिया स्टोमा यह हरित लौह के स्टोमा में होने वाली अभिक्रिया है जिसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंतर्गत राइबोलूज 1,5-बाइफास्फेट वातावरण से CO2 को लेता है और बाद में चलकर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजनीकरण क्रिया होती है जो लास्ट में अस्थायी यौगिक 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड का जो है निर्माण करता है। यह इस अभिक्रिया का बनने वाला सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट होता है। इसको हम हाइड्रोजिनेशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इसकी अभिक्रिया होती है यह फास्फोराइलेशन अर्थात 3PGA जो उधर लिखे हैं वह 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड ये जो 12 ATP के साथ क्रिया करता है और 12 ATP के साथ क्रिया करने के बाद फास्फोराइलेशन के द्वारा ये जो है 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड के साथ ये जो है ADP का भी निर्माण यहाँ पर होता है।
क्या मैं बोला, दूसरे चरण में ये प्राथमिक उत्पाद जो बने हैं वह प्राथमिक उत्पाद 3PGA पुनः फास्फोराइलेशन क्रिया के द्वारा 6-12 ATP के साथ क्रिया कर 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करते हैं वह तथा इसके साथ ADP का भी जो है अणु बनता है। अब ये तीसरे चरण के अंतर्गत 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड फास्फोग्लिसरिक एसिड ये जो है 12 NADP into 2H प्लस H3PO4 के साथ फास्फोरिक अम्ल के साथ ये पुनः क्रिया करता है और यहां पर क्रिया करने के बाद ये जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड के रूप में अर्थात 1,3-डाइफास्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड एल्डिहाइड रूप में हाइड ग्रुप में चेंज हो जाता है और यहां पर आपका 12 NADP 2H के साथ 12 ATP बनते हैं जिसमें 10 मूल अपना रिसाइक्लिंग में कितना बोला हम 10 मूल अणु जो है ये रिसाइक्लिंग में इसको हम लोग यहां बोले रिसाइक्लिंग ये कंपाउंड में पुनर्चक्रण में चले जाते हैं और यहां हम लोगों को 2 मोल का लाभ होता है प्रॉफिट 2 मोल यौगिक का इसमें हम लोगों को प्रॉफिट होती है। जो 2 मोल जो होते हैं आगे के तरफ इसको देखें 1 मोल और 1 मोल के रूप में टूट जाते हैं। ये 1 मोल जो है ग्लूकोज बनता है ये ग्लूकोज यहां पर जो है ये ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज जो होते हैं ये दोनों मिलकर के जो है माल्टोज का निर्माण करते हैं माल्टोज का निर्माण करते हैं और बहुत से माल्टोज मिलकर के स्टार्च के रूप में इस प्लांट्स के अंदर उनके जड़ तना पत्तियों फूलों बीजों इत्यादि में जाकर यह उनका भोज्य पदार्थ संग्रहित हो जाते हैं। यही इसका लास्ट प्रोडक्ट होता है जो यह डायरेक्ट रिएक्शन के द्वारा जो है यह पूरा होता है। अब तक हम लोग इसको इक्वेशन के रूप में पढ़ रहे थे लेकिन अब इसको सर्किल के रूप में पढ़ेंगे तो यह एक प्रकार का एक निश्चित क्रम वाला चक्रण प्राप्त होता है। वह चक्रण यह है कि प्रकाशिकी अभिक्रिया से प्राप्त 1,5-राइबोलूज 6-फास्फेट वायुमंडलीय CO2 के साथ क्रिया करके एक जो है हाइड्रोजनीकरण के बाद अस्थायी यौगिक 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है। यह इस अभिक्रिया के द्वारा बनने वाला सबसे प्राथमिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड समझ में। अब ये 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड का ATP के द्वारा फास्फोराइलेशन होता है जो 1,3 यहाँ 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड के रूप में कन्वर्ट होता है। इसको हम फास्फोराइलेशन कहते हैं। अब फास्फोराइलेशन के बाद 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड 12 NADP into 2H के साथ निर्माण करता है जिसके साथ फास्फोरिक एसिड भी जो है जुड़ता है और इसके बाद 1,3 डाइफास्फोग्लिसरल्डिहाइड एल्डिहाइड रूप में चला जाता है
जिसके द्वारा ये 10 मोल अणु जो होते हैं, कुल जो है 12 ये जो है प्राप्त होता है, लेकिन 10 मोल जो है ये रिसाइक्लिंग में चला जाता है और ये पुनर्चक्रण करके अपनी प्रक्रिया को दोहराता रहता है। लेकिन यहाँ हम लोगों को 2 मोल का प्रॉफिट होता, लाभ होता है। ये 2 मोल जो होते हैं, 1 मोल और 1 मोल टूट करके 1 ग्लूकोज और 1 ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यही 1 ग्लूकोज मिल करके यहाँ माल्टोज बनाते हैं और माल्टोज जो है अधिक मात्रा में संग्रहित होकर के वह स्टार्च या मंड का निर्माण करते हैं। यही प्रकाशिकी और प्रकाशिकी प्रक्रिया के बाद बनने वाला सबसे लास्ट उत्पाद ये जो है स्टार्च होता है, मंड होता है। ये पौधे अपने जड़ में, तना में, बीज में, फल में इसी मंड के रूप में ये अपने भोज्य पदार्थों को या ऊर्जा को संग्रहित करने का जो है कार्य करते हैं। ये आपकी प्रक्रिया जो है थोड़ा जटिल है, लेकिन इसका 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित है आपको आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाए तो इससे निम्न क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अप्रकाशिकी अभिक्रिया हरित लौह के किस भाग में होती है? तो आप बोलेंगे यह हरित लौह के स्टोमा में होती है। किस भाग में? हरित लौह के स्टोमा में होती है। अगला, यह प्रक्रिया के दौरान बनने वाला सबसे प्राथमिक प्रोडक्ट क्या होता है? तो आप लिखेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या होता है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस अभिक्रिया के दौरान कितने अणु पुनर्चक्रण में चले जाते हैं? तो 10 मोल के अणु जो है रिसाइक्लिंग या पुनर्चक्रण में चले जाते हैं और 2 मोल अणु का जो है प्रॉफिट होता है। 2 मोल अणु का जो है प्रॉफिट होता है। वो ग्लूकोज से माल्टोज और माल्टोज का बहुलीकरण से जो है स्टार्च बनता है। क्या बनता है? स्टार्च। अब ये स्टार्च के रूप में ही पौधे अपने भोज्य पदार्थों को संग्रहित करता है। किस रूप में भोज्य पदार्थ को संग्रहित करता है? स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में। अब हम लोग इसके बाद जो है पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवस्थाएं क्या क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवस्थाएं। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न आवश्यक आवश्यकताएं होती है। पहला होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश, लाइट। लाइट एक प्रमुख घटक है जिसकी उपस्थिति बहुत ही आवश्यक होती है। यह प्रकाश का मूल स्रोत सूर्य है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें चुंबकीय तरंगों के रूप में आती है। ये चुंबकीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। पहला परावैक्तिक चुंबकीय तरंगें, जिनका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। दूसरा दृश्य चुंबकीय तरंगें, जिनका तरंगदैर्घ्य 4000 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और तीसरा अवरक्त चुंबकीय तरंगें, जिनका तरंगदैर्घ्य 7800 से लेकर के 3 मिलीमीटर तक होता है, जिसमें केवल दृश्य चुंबकीय तरंगों का ही उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होती है। और इसमें लाल रंग
लाल रंग व बैंगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तथा नीला और हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, क्योंकि पर्णिम चूंकि हरे रंग का होता है तो वह हरे रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है नहीं होती। तो सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होती है, किस रंग में? लाल रंग में और बैंगनी रंग में। सबसे कम नीला और हरे रंग में होती है। हरे रंग में सबसे कम क्या होता है, क्योंकि पर्णिम हरे रंग की होती है और वो हरा रंग को जो है रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है, जिसके कारण उस हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इस तरह इस लाल रंग, बैगनी रंग व अन्य रंगों की भी आवश्यकता होती है, जिसकी उपस्थिति में पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका पर्णिम, पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट। ये पर्णिम प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, जिसके लिए अन्य भी बहुत से घटक हैं, जिस घटकों के द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस पर्णिम में संभव है। पहला इसका घटक है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रैक्टिकल का भी वर्क है। कैसे सिद्ध करेंगे कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है। इसके लिए एक प्रयोग करके मैं बता दे रहा हूं। एक स्वस्थ गमला युक्त पौधा लेंगे। इस पौधे में जो है सर्वप्रथम 48 से 72 घंटे इसको अंधेरे में रख देंगे। अंधेरे में रखने के बाद जो है इसको मंडरहित करेंगे। मंडरहित करने के लिए इसके एक पत्ती को एथिल एल्कोहल अथवा गर्म पानी में जो है डुबो देंगे और डुबोने के बाद वो पूर्णतः मंडरहित हो जाएगा। मंडरहित रखने का यही जो है प्रक्रिया है कि 48 से 72 घंटे उसको जो है अंधेरे कमरे में रखें और एक स्वस्थ पत्ती को गर्म पानी अथवा एथिल एल्कोहल में डाल दें तो उसका पहले का बना हुआ जो भी मंड रहता है वह मंड नष्ट हो जाता है। इसको एक शब्द में हम लोग कहते हैं मंडरहित करना, स्टार्चलेस करना। अब इसके एक पत्ती को एक चौड़े मुख वाले बॉटल में जो है रख देंगे। रखने के बाद जो है इसमें जो है KOH रखते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखने के बाद एक कार्क का चीरा लगा करके इसके आधे पत्ती को बॉटल के अंदर और आधे पत्ती को जो है बॉटल के बाहर रख देंगे। इस तत्पश्चात 4 से 5 घंटे के बाद इस चीरे लगे हुए कागज ये कार्क को हटा करके इस मंड युक्त पत्ती को हम लोग जो है परीक्षण करेंगे। तो परीक्षण करने के बाद हम लोग देखेंगे कि जब आयोडीन गिराएंगे तो आयोडीन जो है बॉटल के अंदर वाले भाग पर गिराने पर नीला रंग नहीं होगा, नीला रंग नहीं देता है, अर्थात इस पर मंड का निर्माण नहीं हुआ है। जबकि बाहर वाले भाग पर आयोडीन गिराया गया तो ये नीला रंग दिया, अर्थात इसमें मंड का निर्माण हुआ है। अतः चूंकि KOH
अंदर के CO2 को जो है ये ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने के कारण इसमें CO2 बचा नहीं, जिसके वजह से मंड का निर्माण हुआ नहीं, जबकि बाहर वायुमंडलीय CO2 प्राप्त होता है। इसके वजह से यहाँ पर आयोडीन गिराया, तो आयोडीन गिराने से यहाँ पर जो है यह नीला रंग दे दिया, मंड का निर्माण हुआ। इससे सिद्ध होता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 का होना आवश्यक है। अब आपसे पूछा जाए कैसे सिद्ध करेंगे कि CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो यही आप प्रयोग करके जो है दर्शाएंगे। इसको प्रैक्टिकल कॉपी में भी जो है लिखना होगा। ये बात समझ में है? क्यों CO2 का प्रयोग करते हैं, क्यों KOH का प्रयोग करते हैं वाटर में, बताइए। KOH का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही CO2 को सोख लेता है। जब CO2 नहीं रहा, अवशोषित हो चुका, तो इसमें आयोडीन परीक्षण के द्वारा मंड का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए बॉटल के अंदर KOH को रखते हैं। अगला, ये मैंने पर्लिन का पहला प्रयोग बताया। दूसरा है जल। पर्लिन में जल वाटर का भी होना आवश्यक है। हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं, जिन पौधों को पानी देते हैं वो पौधे हरे भरे और विकसित होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और जिन पौधों को पानी देना बंद करते हैं, वह पौधे धीरे धीरे जो है ये मुरझा करके सूख जाता है और उसके जीवन का जो है अंत हो जाता है। इसलिए जल का होना भी जो है आवश्यक है। तीसरा तापमान। प्रकाश संश्लेषण के लिए ये टेम्परेचर का होना आवश्यक है। एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पहले की अपेक्षा दोगुनी होती है। लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस से कम या 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक जाने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर धीरे धीरे जो है घटती जाती है। अतः यह तापमान प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया दर को प्रभावित करने का प्रमुख कारक है, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है। अगला है आपका चौथा नंबर का, ये तापमान के बाद से जो है होगा आपका संचित भोजन। इस पौधों के पत्तियों में अथवा उस पौधों के संग्रहित भोज्य पदार्थों की मात्रा ज्यादा होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घट जाती है, और कम होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर जो है बढ़ जाती है। अतः संचित भोजन की मात्रा भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया दर को प्रभावित करने का प्रमुख कारक है। तो कितने कारक मैंने बताया? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्तें, पहला प्रकाश, दूसरा पर्णिन। पर्णिन के अंदर कौन कौन से घटक? पहला कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरा जो है आपका वाटर जल H2O, तीसरा टेम्परेचर, चौथा संचित भोजन। ये सभी ऐसे कारक हैं जो उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने का जो है कार्य करते हैं। अगला अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण से क्या उपयोग है, इससे क्या लाभ है। प्रकाश संश्लेषण
का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण का निम्न महत्व है। पहला, भोजन का निर्माण। इस पृथ्वी पर प्राथमिक ऊर्जा उत्पादन के रूप में ये पौधे होते हैं, जो पौधे इसी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके भोजन का निर्माण करते हैं और अन्य जंतुओं के लिए आवश्यक प्राथमिक ऊर्जा उत्पाद का ये भरपाई करने का कार्य करते हैं। इसलिए आवश्यक ऊर्जा ईंधन क्या है? ये जो है भोज्य पदार्थ जो है का निर्माण है और ये क्रिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही संभव होती है। दूसरा है वातावरण में O2 तथा CO2 का संतुलन। यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान सभी हरे पौधे वातावरण से CO2 जैसे दूषित गैसों को ग्रहण करते हैं और O2 जैसे प्राणदायी गैस को बाहर निकालते हैं। इससे O2 CO2 का संतुलन इस परिवेश में या वातावरण में बना रहता है, जिससे हम लोगों के लिए प्राणदायी गैस O2 मिल जाती है और दूषित गैस CO2 जो है वो खुद जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। अतः O2 तथा CO2 का संतुलन बनाए रखने में जो है ये मदद करता है। तीसरा है ये जो है ऊर्जा का स्रोत। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आवश्यक भोजन की प्राप्ति का करना, आवश्यक भोजन का निर्माण, यह जो है प्राथमिक उत्पाद का निर्माण करना, प्राथमिक ऊर्जा का उत्पादन करना। सभी सजीवों के लिए आवश्यक ऊर्जा उसको कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से प्राप्त होती है तथा शरीर के अंदर और भी बहुत से खनिज तत्व ये जो है आवश्यक होते हैं, जो इसी पौधों के उत्पादन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसलिए ये पौधों के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ही हम सभी अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति ये करते हैं, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा इसकी आपूर्ति करने का कार्य करते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि अंतरिक्ष में भी पौधों को उगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि अंतरिक्ष में भी इंसान जो है अपने आप को बच सके, रह सके। वहां पर क्लोरेला नामक एक शैवाल है, जिस शैवाल का उपयोग पाइप के अंदर लगा करके उसका उत्पादन दर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उसमें क्लोरेला नामक शैवाल में ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सभी पोषक तत्वों की पूर्ति है, उसमें मौजूदगी है। और वो यदि रहेगा तो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, अंतरिक्ष में रहने वाले व्यक्तियों के लिए इससे आवश्यक खाद्य पदार्थों की पूर्ति ये हो जाएगी। अतः अंतरिक्षी यात्रियों को भी ऊर्जा की भरपाई ये पौधों के द्वारा हम लोगों को जो है प्राप्त हो जाएगी, जिससे ये अंतरिक्ष में भी हम लोगों के रहने की संभावना जो है प्रबल हो रही है।